नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विपिन चौहान और आज की वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि अ, इंडियन फेडरल सिस्टम क्या है, भारतीय संघात्मक शासन व्यवस्था क्या है। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने फेडरलिज्म को जाना था, उसके फीचर्स के बारे में जाना था। तो दोस्तों, केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है वो हर संघीय शासन व्यवस्था में अलग अलग तरह का होता है। इसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स क्या है या ऐतिहासिक संदर्भ क्या है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो जो फेडरल सिस्टम है वो दो तरीके से उसका फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन ऑफ फेडरेशन। पहला है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन। दूसरा एग्जांपल है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन में जब दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट जो नेशंस होते हैं वो एक हो जाते हैं, या कहें किसी ट्रीटी या कोविनेंट के माध्यम से कई सारे इंडिपेंडेंट स्टेट एक बड़े यूनिट बनाते हैं या बड़ा फेडरेशन बनाते हैं, तब उसको कहा जाता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसका जो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है आपका यूएसए। दोस्तों, यूएसए में 1776 में अमेरिकी क्रांति होती है और अमेरिका जो है एक इंडिपेंडेंट नेशन बनता है। और 1787 में फिलाडेल्फिया कन्वेंशन होता है, उसमें यूएसए का संविधान बनाया जाता है और 1789 में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। और तब से जो यूएसए है एक फेडरेशन बनता है जिसको कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहा जाता है। इसमें क्या होता है, एक तरफ संघ सरकार होती है और राज्यों की भी सरकारें होती है। मगर कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है कि जो राज्य होते हैं उनको सबको समान पावर दी जाती है, एक समान शक्तियाँ उनको दी जाती है। और जो है कभी कभी जो स्टेट्स हैं उनको सेंटर के मुताबिक ज़्यादा शक्तियाँ दे दी जाती है, जैसे कि अमेरिका में है। दूसरा है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में पहले से ही एक बड़ा देश होता है और उसको जो है जो उनकी रीजनल एस्पिरेशंस है, जो रीजनल डाइवर्सिटीज़ है, उसका ख्याल रखा जाता है उसके द्वारा। और उसी के बेसिस पर छोटे छोटे यूनिट्स या राज्य बना दिए जाते हैं और उन राज्यों को भी शक्तियाँ दे दी जाती है। इसमें जो राज्य है, राज्य के मुकाबले जो केंद्र है वो ज़्यादा मजबूत होता है, ज़्यादा स्ट्रांग होता है। राइट। तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है आपका इंडिया। राइट। और इधर ऑस्ट्रेलिया भी है। ऑस्ट्रेलिया कमिंग टुगेदर फेडरेशन का बड़ा एग्जांपल है। यूएसए है और इंडिया के साथ साथ इधर बेल्जियम को भी हम देखते हैं। बेल्जियम भी होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एक बेहतरीन एग्जांपल हमारे सामने है। तो इन दो तरीके से जो है फेडरल सिस्टम को फॉर्म किया जाता है। दोस्तों, आगे चलते हैं हम
इंडियन फेडरल सिस्टम की तरफ। इंडियन फेडरल सिस्टम। दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को हमारा देश आज़ाद होता है। तब भारत एक फेडरल कंट्री कहलाने लगता है। और जब हमारा संविधान बना था तो संविधान के आर्टिकल 1 को अगर हम देखेंगे, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें कहा गया है इंडिया दैट इज भारत shall be the union of states। इंडिया दैट इज भारत shall be the union of state, यानी कि इंडिया जिसे भारत के नाम से जाना जाएगा, राज्यों का एक संघ होगा। ठीक, तो इस तरह जो है भारत एक संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश बनता है। और इसमें एक तरफ संघ सरकार होती है और दूसरी तरफ राज्यों की सरकारें होती है, और दोनों के बीच जो है शक्तियों का बंटवारा रहता है। जब हमारा संविधान बना था तो मूल संविधान में दो तरह के सरकार के स्तर थे। एक तरफ यूनियन गवर्नमेंट थी और दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट थी, और इन्हीं दो के बीच शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा किया गया था। हालांकि 73rd और 74th जो अमेंडमेंट हुआ था हमारे संविधान में, उसके तहत नगर पालिका और पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट की व्यवस्था की गई थी, और उसके तहत जो है जो लोकल गवर्नमेंट है, पंचायती राज है, नगर पालिका, नगर निगम, उनको भी कुछ विषय ऐसे दिए गए थे जिन पर कानून बनाने का अधिकार उनका रहेगा। राइट, तो जब संविधान बना था तो उस समय 7वीं अनुसूची में 3 तरह की लिस्ट का जिक्र किया गया है। सेवंथ शेड्यूल में 3 तरह की लिस्ट का जिक्र किया, जिसका है पहली लिस्ट है यूनियन लिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट, और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में क्या होता है कि इसमें जो विषय होते हैं उस पर पूरी तरह से कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार का होता है या यूनियन गवर्नमेंट का होता है। और इसमें लगभग 100 के आसपास विषय ऐसे हैं जिस पर केवल संघ सरकार ही कानून बना सकती है। और इसमें कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम देखेंगे तो जो राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं वो इसमें आते हैं, जैसे कि डिफेंस, राष्ट्र की सुरक्षा, सिटीजनशिप, ठीक, और इसके अलावा फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, करेंसी, ये ऐसे इशूज हैं जो राष्ट्रीय महत्व के हैं और इन पर कानून बनाने का अधिकार पूरी तरह से संघ सरकार का रहता है।
दूसरा है आपका स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में ऐसे विषय रखे गए हैं जिस पर राज्य सूची राज्य सरकार कानून बना सकती है। जैसे कि आपका स्टेट पुलिस है, स्टेट रेलवे पुलिस, है ना, और एग्रीकल्चर, इरिगेशन, कॉमर्स, ये तमाम ऐसे विषय है जिस पर राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। हालांकि राज्य सरकार अगर चाहे तो राज्य सूची से संबंधित विषयों पर संघ सरकार अगर कानून बनाए तो संघ सरकार कानून बना सकती है, अगर राज्य सरकारें चाहे तो, राइट। तीसरा जो लिस्ट है आपके कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें ऐसे विषय रखे गए हैं जिस पर यूनियन गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है, यानी कि दोनों को कानून बनाने का इस पर अधिकार दिया गया है। मगर अगर एक कंडीशन में राज्य सूची के द्वारा जो राज्य सरकार के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं वो अगर संघ सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों को कंट्राडिक्ट करते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो संघ सरकार ने कानून बनाया है उस कानूनों को माना जाएगा। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि कुछ ऐसे विषय हैं जो ना तो जिनका जिक्र ना तो संघ सरकार में है, ना स्टेट गवर्नमेंट में है, ना कॉन्करेंट लिस्ट में है। कहने का मतलब ये है कि जब संविधान बना था तो उस समय वो विषय उस समय मौजूद नहीं थे जब संविधान बना था। जैसे कि कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर से संबंधित जो कानून होते हैं वो आज़ादी के समय तो नहीं था, ये तो अभी वर्तमान के जो इश्यूज हैं, तो इन विषयों पर कानून कौन बनाए? तो ऐसे विषय जो ना तो संसद सूची में थे, ना राज्य सूची में और ना समवर्ती सूची में, उनको रिजिडरी कहा गया और ऐसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार जो है संघ सरकार को दिया गया है। तो जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में भारत जैसे देश में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार को दिया गया है। जबकि अगर हम यूएसए की बात करें तो वहाँ पर जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, ठीक, रिजिडियल पावर जो है वो राज्यों को दी गई है, ठीक। तो अगर हम होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में अगर देखते हैं तो यहाँ पर जो राज्य होते हैं उनको केंद्र के मुताबिक जो पावर है वो कम दी जाती है। जैसे कि भारत का हम एग्जांपल लेते हैं तो भारत में जो राज्य है, राज्य से जो संबंधित विषय है उनकी संख्या जो है लगभग 62 है, ठीक। वही सेंट्रल गवर्नमेंट में देखें तो 100 के आसपास है, राइट। और समवर्ती सूची में भी अगर हम देखेंगे तो दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, मगर जिस कंडीशन में दोनों के कानून एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करेंगे उस कंडीशन में जो संघ सरकार है उनके कानूनों को माना जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि संघ सरकार को ज़्यादा मजबूत रखा गया है। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में एक बात और भी है कि इसमें जो सभी राज्यों को समान शक्तियाँ नहीं दी जाती, बल्कि कुछ राज्य ऐसे होते हैं जिनको विशेष पावर दी जाती है या विशेष सुविधाएं दी जाती है। जैसे कि हम जम्मू कश्मीर का एग्जांपल लेते हैं तो जम्मू कश्मीर में अब तो जम्मू कश्मीर का डिवीज़न हो गया है, उनको यूनियन टेरिटरीज में भी बदल दिया गया है, स्टेट में भी बदल दिया गया है। मगर इससे पहले जम्मू कश्मीर जो था उनका अपना अलग संविधान था और उनको अलग स्पेशल प्रिविलेजेस दिए गए थे। जैसे और कुछ इसके अलावा जैसे नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स हैं उसमें भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट को जो है कुछ विशेष शक्तियाँ
दी गई है। तो कहने का मतलब है कि जहाँ कमिंग टुगेदर फेडरेशन में सभी राज्यों को समान शक्तियाँ होती है, यहाँ तक कि राज्यों को केंद्र के मुकाबले ज़्यादा पावर दी जाती है, वही होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में जो स्टेट है, अलग अलग स्टेट को अलग अलग सुविधाएं या अलग अलग शक्तियाँ दी जाती है। ठीक, यहाँ पर हम एक चीज़ और है, जैसे कि यूनियन टेरिटरी है। भारत में यूनियन कुछ टेरिटरी ऐसी है जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन रखा गया है और उन पर विशेष कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को है। जैसे कि दिल्ली, चंडीगढ़, है ना, लक्षद्वीप, दमन द्वीप, ये कुछ यूनियन टेरिटरी ऐसी है जो एरिया उनका बहुत छोटा था, ना तो इनको किसी दूसरे राज्य में मिला सकते थे और ना ही एक इंडिपेंडेंट स्टेट इनको रखा जा सकता था। इसीलिए इनको एज ए स्टेट बहुत कम पावर दी गई है और विशेष संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ठीक, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच जो ये शक्तियों का बंटवारा किया गया है, ये हमारे संविधान के फंडामेंटल स्ट्रक्चर में आता है, यानी कि हमारे संविधान का ये मूलभूत ढांचा है और इसमें आसानी से बदलाव नहीं किया जा सकता। अकेले संसद या अकेले पार्लियामेंट जो है इसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकती। इसके लिए संविधान जो हमारी संसद है उसमें लोकसभा और राज्यसभा को अलग अलग विशेष बहुमत से जो है कानून को पारित करना होगा। इसके अलावा वो आधे से अधिक राज्यों के द्वारा भी वो कानून पास हुआ माना जाना चाहिए, पास किया जाना चाहिए, तभी जो है इन केंद्र और राज्य से संबंधित जो शक्तियां हैं उससे संबंधित कानून को जो है पास किया जा सकता है। दोस्तों, इसके अलावा हमारे संविधान में जो न्यायपालिका का भी जिक्र है। न्यायपालिका क्या कार्य करती है? जो विधायिका ने कानून बनाए हैं और कार्यपालिका ने जो उसको इम्प्लीमेंट किया है, अगर वो हमारे संविधान के अगेंस्ट है या संविधान का किसी एक हिस्से को वो वॉयलेट कर रहा है, तो न्यायपालिका को ये अधिकार है कि उन कानूनों को उस हद तक वो अवैध घोषित कर सकती है जिस हद तक वो संविधान का उल्लंघन करती हो। तो ये विशेष प्रावधान है हमारी न्यायपालिका का और ये कहीं ना कहीं हमारे जो संघात्मक शासन के जो मूल्य है उसको बढ़ाने का कार्य करता है। इसके अलावा राजस्व का जो विवरण है, रेवेन्यू, है ना, उसमें जो संघ सरकार है उसके द्वारा राज्य सरकारों को राजस्व दिया जाएगा, इसका भी हमारे संविधान में जिक्र। इसके लिए फाइनेंस कमीशन होगा जो संघ सरकार के स्तर पर होगा, दूसरा स्टेट फाइनेंस कमीशन होगा जो कि राज्य सरकार के स्तर पर होगा। तो इस तरह ये तमाम जो चीज़ें हैं जिससे लगता ये शो होता है कि हमारा देश जो है एक संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये वीडियो?